गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आपको लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर के 4 असाइनमेंट मिले थे, तो उसका हम असाइनमेंट 1 का डिस्कशन देखेंगे। तो इसमें ओनली वन ऑप्शन करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसमें है, ऑल ऑफ द वाटर इन 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl was evaporated and a 0.15 mole of NaCl was obtained. What was the original volume of the sample? तो इसका आंसर गिवन है वो सी है। देखो कैसे करेंगे इसको। ऑल ऑफ द वाटर इन अ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो NaCl एक्वा सॉल्यूशन जो गिवन है उसका मोलरिटी 0.2 मोलर है। लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज V लीटर। करेक्ट। तो V लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है जिसमें NaCl भी होगा और पानी भी होगा। तो क्या कहा जा रहा है, all of the water in 0.2 molar solution of NaCl was evaporated and a 0.15 mole of NaCl was obtained। इस सॉल्यूशन से जो आपको NaCl ऑब्टेन हुआ वो कितना है, 0.15 मोल, और प्लस जो पानी था वो एवोपरेट हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हो गया आपका सॉल्यूट। ठीक है। तो मोलारिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलारिटी इज गिवन 0.20, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 0.15 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम कितना आ गया, 0.15 डिवाइडेड बाई 0.20, दैट इज़ 3/4 लीटर। तो वॉल्यूम आ गया आपका 750 ml। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। एक NaCl का एक्वा सॉल्यूशन था, मतलब पानी था और NaCl था। उस सॉल्यूशन की मोलारिटी गिवन थी और उसका कुछ वॉल्यूम हमने V मान लिया। तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो मोल आ जाएंगे, और मोल्स गिवन है उससे क्या होगा, V आ जाएगा। और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम था उतना ही उसमें पानी होगा, तो पूरा का पानी एवोपरेट हो गया। तो जो व्हाट वाज द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो जो अपन ने लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V लीटर माना था वो V कितना आ गया, 750 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 20 ml a 20 ml sample of CuSO4 solution was evaporated to dryness। एक CuSO4 एक्वा सॉल्यूशन है, उसको एवोपरेट किया टू ड्राईनेस, पूरा का पूरा पानी निकाला ताकि वो ड्राई हो जाए। लीविंग इतना ग्राम रेजिड्यू, तो जो बचेगा रेजिड्यू, जो रेजिड्यू बचेगा वो सॉल्यूट बचेगा। तो CuSO4 एक्वा सॉल्यूशन, इसका वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम इज गिवन 20 ml। सो वी कैन राइट इट 20/1000। तो कितना आ जाएगा, 1/50 लीटर। लेट मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है अपन को। मोलारिटी ऑफ CuSO4 एक्वा सॉल्यूशन M मान लेते हैं। ठीक है। अब इसको एवोपरेट किया टू ड्राइनेस, तो जो रेजिड्यू होगा वो क्या होगा, CuSO4, पानी तोड़ जाएगा। और ये कितना है, 0.967 ग्राम। अब मॉलिकुलर वेट ऑफ CuSO4 कितना आएगा, Cu का 63.5, सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन का 64। तो ये हो गया 63.5 प्लस 96। ठीक है। तो 96 ये आ गया 159.5।
करेक्ट। तो मोल्स ऑफ CuSO4 कितने हो जाएंगे? मोल्स ऑफ CuSO4 विल बी इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाई 159.5, ये मोल आ गए। मोल सॉल्यूट के पता है, वॉल्यूम पता है, मोलैरिटी आ जाएगी। तो मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 0.967 डिवाइडेड बाई 159.5, ये मोल्स हो गए, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 1/50. So molarity should be equal to 0.967 into 50 divided by 159.5. तो अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49 डिवाइडेड बाई, तो ये कितना आएगा? इसको अगर 2 से और मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 100 हो जाएगा। 96.7 डिवाइडेड बाई, इसको डबल कर दें 160, 319, तो अप्रॉक्सीमेटली दिस विल बी 1/3। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसको आप देखेंगे तो डी ऑप्शन आ जाएगा। तो जो पिछला सवाल था और जो ये सवाल था, पिछले सवाल में मोलैरिटी दिया था और मोल्स ऑफ सोल्यूट दिए थे और वॉल्यूम पूछा था। इसमें वॉल्यूम दिया है, मोल्स ऑफ सोल्यूट दिए हैं और मोलैरिटी पूछा है, तो दोनों बिल्कुल सिमिलर सवाल है। Vapor pressure of water at 20 degree centigrade is 17.54 mm of Hg. What will be the vapor pressure of water in the apparatus shown after the piston is lowered, decreasing the volume of gas above the liquid to 1/2 of the original? तो पहले जो पिस्टन था वो यहाँ था, उसके बाद पिस्टन क्या कर दिया? यहाँ कर दिया, उसको पिस्टन को लोअर किया टू 1/2 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, अज्यूम टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब समझना जरा, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। वॉल्यूम को क्या किया? आधा किया, तो गैस उसके अंदर जो भरा होगा उसका प्रेशर डबल हो जाएगा, लेकिन जो लिक्विड भरा होगा उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो सेम ही रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। लेकिन जो गैस है कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो पी भी कांस्टेंट, वॉल्यूम आधा किया, प्रेशर डबल हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना है। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर? तो ऑब्वियस सी बात है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो उतना ही रहेगा। पिस्टन चाहे नीचे लाओ चाहे ऊपर लाओ, टेम्परेचर अगर सेम रखा है तो वेपर प्रेशर तो सेम ही होगा, 17.54। तो वेपर प्रेशर इज डिपेंडेंट only on temperature. Next question. A sample of air is saturated with benzene. A sample of air is saturated with benzene, और बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया है 100 mm of Hg at 298 Kelvin, 750 Hg प्रेशर, मतलब इतना प्रेशर है, इतना टेम्परेचर है और इतना इसका वेपर प्रेशर है। द सैंपल ऑफ एयर इज सैचुरेटेड विद बेंजीन, एयर में बेंजीन को सैचुरेट कर दिया, तो कुछ बेंजीन के बुलबुले आएंगे और कुछ एयर के बुलबुले होंगे। और जो टोटल प्रेशर दिया है वो 750 दिया है। इफ़ इट इज़ आइसोथर्मली कंप्रेस्ड टू 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, 1/3 कर दिया, तो अगर बेटा वॉल्यूम V से V/3 कर दिया, तो जो गैस भरा होगा उसके अंदर, जो गैस भरा होगा उसका प्रेशर 3 गुना हो जाएगा। तो अब देखो जरा, यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना है? टोटल प्रेशर कितना दिया है बेटा? 750 टॉर, ठीक है। और बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना है? 100 टॉर। तो प्रेशर ऑफ एयर कितना होगा? बिल्कुल सिंपल है, 650, करेक्ट।
अब इनिशियल वॉल्यूम अगर V है और फाइनल वॉल्यूम V/3 कर दिया तो गैस का जो प्रेशर होगा वो सेम रहेगा। सॉरी, गैस का प्रेशर 3 गुना हो जाएगा। तो प्रेशर ऑफ एयर कितना होगा? एयर तो गैस है, तो 3 इंटू 650। और वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन तो सेम ही रहेगा क्योंकि आइसोथर्मली किया, टेम्परेचर सेम है, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम। तो ये हो गया 1950। टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? 2050। 1950 हो गया एयर का और 100 हो गया वेपर प्रेशर बेंजीन का। 2050 टॉर आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगेन पिछले क्वेश्चन में टेम्परेचर अगर सेम है तो किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर नहीं बदलेगा। यहाँ पे क्या था? लिक्विड और गैस का सैंपल था। तो एक कंटेनर में लिक्विड है और गैस है। उसके बाद अपन ने क्या की, वॉल्यूम को 1/3 कर दिया, तो गैस का प्रेशर 3 गुना हो जाएगा। लेकिन जो वेपर प्रेशर है, बेंजीन है, उसका वेपर प्रेशर सेम होगा। तो टोटल पहले कितना था? 750। 100 क्या था? बेंजीन का वेपर प्रेशर। तो 650 था गैस का। अब गैस का हो जाएगा 650 इंटू 3 और बेंजीन का 100 ही रहेगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बट अच्छा है। नेक्स्ट, वाटर एंड क्लोरोबेंजीन आर इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, वाटर पोलर मॉलिक्यूल है और क्लोरोबेंजीन नॉन पोलर है। Water and chlorobenzene are immiscible liquid. Their mixture boils at 89 degrees centigrade under a reduced pressure of 7.7 into 10 to the power 4 Pascal. The vapor pressure of pure water at 89 degrees centigrade is this. तो प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो है 7 इंटू 10 टू दी पावर 4 पास्कल और उनके मिक्सचर का जो प्रेशर है वो है 7.7 इंटू 10 टू दी पावर 4 पास्कल। द वेट परसेंटेज ऑफ क्लोरोबेंजीन इन द डिस्टिलेट इज। तो वेट परसेंट कितना है क्लोरोबेंजीन के डिस्टिलेट में? तो डिस्टिलेट क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो वाटर और जो आपका क्लोरोबेंजीन है दोनों वोलाटाइल है लेकिन दोनों इमिसिबल है। दोनों वोलाटाइल है लेकिन दोनों कैसे हैं? इमिसिबल। तो इमिसिबल लिक्विड्स में जो टोटल प्रेशर होता है वो टोटल प्रेशर होता है PT इज इक्वल टू PA प्लस PB के बराबर। तो टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है कितना? 7.7 इंटू 10 टू दी पावर 4 पास्कल। ठीक है, और PH2O प्लस P क्लोरोबेंजीन इज इक्वल टू 7.7 इंटू 10 टू दी पावर 4 पास्कल। वाटर का दिया है तो क्लोरोबेंजीन का प्योर फॉर्म में आ जाएगा 0.7 इंटू 10 टू दी पावर 4 पास्कल। एक का 7 है तो एक का 0.7 होगा क्योंकि दो इमिसिबल लिक्विड है, एक प्रेशर PA लगाएगा एक PB लगाएगा दोनों का। अब इनका जो वेट परसेंटेज होता है, जो भी मोल का रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है? Na/NB इज इक्वल टू PA नॉट डिवाइडेड बाई PB नॉट। करेक्ट? तो क्या हो जाएगा? Na मतलब इसको वाटर बोल देते हैं डिवाइडेड बाई क्लोरोबेंजीन इज इक्वल टू PA नॉट मतलब वाटर का डिवाइडेड बाई P नॉट ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो ये आपको पता लग गया इसका कितना है 7 और इसका कितना है 0.7 इंटू 10 टू दी पावर 4 इंटू 10 टू दी पावर 4। ये पास्कल से पास्कल कैंसिल, 10 टू दी पावर 4 से 4 कैंसिल। और इसको लिख सकते हैं वेट का रेशियो। तो ये आ जाएगा वेट ऑफ H2O डिवाइडेड बाई वेट ऑफ क्लोरोबेंजीन इनटू क्लोरोबेंजीन का मोलर मास कितना आएगा? क्लोरोबेंजीन C6H5Cl। तो 72 प्लस 5 प्लस 35.5
तो 79 प्लस 35.5 ये हो जाएगा 114.5। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 114.5 डिवाइडेड बाई यहाँ क्या आ जाएगा पानी का 18। तो इनका वेट का रेशियो आ गया, +1 कर देंगे तो वेट का परसेंटेज पूछा है, द वेट परसेंटेज ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड डिस्टिलेट। तो वेट परसेंटेज कैसा होगा, तो इसको देखो ये आ गया 7/0.7, सो दिस इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो WH2O डिवाइडेड बाई W क्लोरोबेंजीन आ रहा है, ये 10 है और 18 और आ गया तो 180 डिवाइडेड बाई 114.5। अब क्लोरोबेंजीन का अपन को चाहिए, क्लोरोबेंजीन का अगर चाहिए तो ये बोल सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन का 114 है, इसका 180 है, तो ऐसा कुछ आ जाएगा 114.5 डिवाइडेड बाई 114.5 प्लस 180 इंटू 100%। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 114 डिवाइडेड बाई 180 प्लस 114 120 300 120, समझ रहे, तो इसी तरीके से डी ऑप्शन मैच कर जाएगा। ये आप चेक करोगे तो ये सेम आ जाएगा। 114.5 डिवाइडेड बाई ये आ रहा है 294, तो 114.5 डिवाइडेड बाई 294.5 इंटू 100 करोगे। इसको देखो कैसे लिखा, ये आ गया। सो डेफिनेटली क्लोरोबेंजीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 114.5, W वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 180। अब क्लोरोबेंजीन का परसेंटेज चाहिए तो क्या है, परसेंटेज ऑफ क्लोरोबेंजीन चाहिए तो क्लोरोबेंजीन का वेट डिवाइडेड बाई क्लोरोबेंजीन प्लस वाटर का वेट इंटू 100। बस इस तरीके से डी ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 liquids A and B are completely immiscible with each other. Each one will behave independently of the other, are present in a closed vessel. The total vapor pressure of the system, तो ऑब्वियस सी बात है टोटल वेपर प्रेशर कितना आएगा, ये A है ये B है, अभी अभी बताया इमिसिबल के लिए PA0 प्लस PB0, तो कितना आ जाएगा 100 प्लस 200 300। जब भी बेटा इमिसिबल वाला हो तो एक चीज़ याद रखना, Na/Nb इज इक्वल टू PA0 डिवाइडेड बाई PB0, सारे सवाल इसी से होंगे, प्लस P टोटल इज इक्वल टू PA0 प्लस PB0, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। इस तरीके से आपके सारे सवाल हो जाएंगे, तो इसका आंसर आएगा 300 टॉर। नेक्स्ट, गिवन PX कर्व फॉर अ नॉन आइडियल लिक्विड मिक्सचर। दो ग्राफ देख के ही लग रहा है नॉन आइडियल है, अगर आइडियल होता तो लीनियर ग्राफ होता। आइडेंटिफाई द करेक्ट TX कर्व। अब PX कर्व है, तो अगर आप प्रेशर अगर इसमें आप देखोगे तो प्रेशर एक्चुअल में आइडियल केस में ऐसा होना चाहिए था, लेकिन जो प्रेशर है वो उम्मीद से कम है। अगर प्रेशर उम्मीद से कम है इसका मतलब प्रेशर वेपर प्रेशर कम आ गया, टोटल वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से क्या है, कम है। इसका मतलब उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गया है वो थोड़ा ज़्यादा तगड़ा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर तगड़ा है तो ये हो गया है नेगेटिव डेविएशन। कैसा हो गया है, नेगेटिव डेविएशन। और अगर नेगेटिव डेविएशन हो गया है तो बॉइलिंग पॉइंट का जो कर्व होगा वो ऑब्वियस सी बात है, अगर वेपर प्रेशर कम होता है किसी का तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो अब ये तो पक्की बात है कि जो ग्राफ ये नीचे है वो ग्राफ ऊपर होगा, लेकिन आप ऑप्शन देखेंगे तो सब में ग्राफ क्या है, इसमें भी ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, इसमें भी ऊपर है और इसमें भी ऊपर है। ठीक है, तो ये तो चारों ग्राफ ऊपर है, चारों में से कोई सा भी आंसर आ सकता है। लेकिन एक खास बात देखो, यहाँ पे ये पॉइंट जब ये जीरो है तो ये नीचे है और 1 पे ये ऊपर है, ये पॉइंट नीचे है, मतलब इसका वेपर प्रेशर कम है, इसका वेपर प्रेशर कम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखो ये ज़्यादा और ये कम, और जो मिनिमा है, मिनिमा भी देखना पड़ेगा
किसके आसपास है, मिनिमा यहाँ 0.4 के आसपास है और यहाँ पे मैक्सिमा 0.4 के आसपास है। ये कम था, ये यहाँ ज़्यादा है, और ये ज़्यादा था, ये कम है। तो बी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्या है, जो जो इस तरीके से जो मिनिमा है उस पॉइंट पे क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा, या मैक्सिमा मिनिमा होता तो मैक्सिमा आता। तो बस ये ध्यान देना है। और ये ग्राफ बिल्कुल गलत हो गया, देखो क्यों। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ ज़्यादा है, और वेपर प्रेशर यहाँ कम यहाँ ज़्यादा, तो ये तो संभव नहीं है। यहाँ पे यहाँ कम यहाँ ज़्यादा, ये भी संभव नहीं है। ऑप्शन था इन दोनों में, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे मोल फ्रैक्शन में, यहाँ पे जो मैक्सिमा है वो 0.6 पे है, यहाँ पे मैक्सिमा 0.4 पे है, और यहाँ पे मिनिमा 0.4 पे। तो जहाँ पे यहाँ पे मिनिमा है वहाँ उसमें मैक्सिमा होगा। सो बी शुड बी द करेक्ट आंसर। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर, तो पी ए नॉट गिवन है, पी ए नॉट इज 300, पी वी नॉट is 800. If the vapor pressure of pure liquid A and B are 300 and 800 respectively at 25 degrees centigrade, when these two liquids are mixed at this temperature to form a solution in which mole percentage of B जो है, B का मोल फ्रैक्शन 0.92 है, तो A का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, अगर 92% है तो ये 8% होगा, तो ये इसके मोल फ्रैक्शन आ गए। टोटल वेपर प्रेशर इज ऑब्जर्व टू बी दिस, ये एक्सपेरिमेंटली मिला। इससे टोटल प्रेशर अपन एक लिख सकते हैं, पी टोटल इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी वी नॉट। सो दिस इज 0.08 इंटू 300 प्लस 0.92 इंटू 800। तो ये जो वैल्यू आ रही है 8 इंटू 3 प्लस 92 इंटू 8, आ जाएगा 24 प्लस 92 इंटू 8 736। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 760। ये क्या है, ये टॉर था, इसका मतलब दिस इज 1 ATM। तो इनका जो एक्सपेक्टेड प्रेशर था, राउल्ट लॉ के हिसाब से प्रेशर है 1 ATM आना चाहिए, बट आया कितना है, उससे कम। प्रेशर कम आया, इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा बॉन्डिंग है, नेगेटिव डेविएशन है। कैसा है, नेगेटिव डेविएशन, मतलब जब मिक्सिंग करी अपन ने तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तगड़े हैं, इसलिए वेपर कम बन रही है, तो नेगेटिव डेविएशन है। अब नेगेटिव डेविएशन में ये दोनों तो नहीं होंगे, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, तो बी आंसर आ जाएगा। नेगेटिव डेविएशन में कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव, डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव, डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा पॉजिटिव होता है, और डेल्टा जी मिक्सिंग भी क्या होगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन में ये दोनों पॉजिटिव होंगे और ये दोनों सेम होंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इस टाइप का जेई में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। बेरियम आयन है, साइनाइड है, CO2 प्लस है, फॉर्म एन आयनिक कॉम्प्लेक्स इफ दैट कॉम्प्लेक्स इज सपोज टू बी 75% आयोनाइज्ड इन वाटर with Van't-Hoff factor I equal to 4, I given है 4, then the coordination number of, तो coordination number CO का साइनाइड के साथ है, कोऑर्डिनेशन नंबर ही पूछा है तो मैंने x मान लिया। ठीक है, तो COCN होल x, ये जो x होगा ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो अब यहाँ पे CO क्या है +2, साइनाइड क्या है -x, तो यहाँ चार्ज कितना आएगा, इस पे टोटल चार्ज आ जाएगा, अगर ये 6 होता है तो यहाँ 4 आता है, तो यहाँ x है तो ये आ जाएगा x - 2, इतना चार्ज आ गया नेगेटिव में। ठीक है, और वेंट-ऑफ फैक्टर 4 दिया हुआ है, तो वेंट-ऑफ फैक्टर अगर 4 है और साथ में बेरियम आयन भी है, और Ba का वैलेंसी इसको ऐसे लिख सकते हैं
2 माइनस एक्स या x माइनस 2, एक सेकेंड, इसको अगर यहाँ मैंने अगर 6 माना और ये +2 है तो यहाँ -4 आता है, ठीक है। -4 का मतलब क्या है, दिस और 6 माइनस 2, ठीक है। तो आप कर दो यहाँ पे x माइनस 2, ये आ जाएगा इसमें, इसका चार्ज, इसका चार्ज हो गया x माइनस 2 और वो भी माइनस में होगा, तो माइनस ऑफ x माइनस 2, और इसका चार्ज होता है 2+, तो इनका कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, BA x माइनस 2 इंटू CO CN होल x होल ट्वाइस। इसकी वैलेंसी को इससे मल्टीप्लाई किया, इसकी वैलेंसी को, अब इस यहाँ -4 अगर होता तो 4 मल्टीप्लाई होता, -4 इसका मतलब वैलेंसी है 4, इसका 2 है, +2 इसका मतलब इसकी वैलेंसी 2 है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी यहाँ पे x माइनस 2 -x माइनस 2 आया, ठीक है, क्योंकि अभी आप देखोगे तो ये हो गया -x और ये हो गया +2, तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है 2 माइनस एक्स, तो माइनस ऑफ x माइनस 2, तो इसकी वैलेंसी हो गई x माइनस 2, तो ये आ गया। अब इसका जो वेंट ऑफ फैक्टर है वो कितना दिया है 4, तो ये तो क्लियर है, इससे 2 आयन मिलेंगे और इससे आयन मिलेंगे x माइनस 2, तो x माइनस 2 प्लस 2, टोटल आयन मिल रहे हैं x, टोटल आयन कितने मिल रहे हैं इसमें x, और x अगर आयन मिलते हैं तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या था 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा, ये वेंट ऑफ फैक्टर था, याद है 1 का 2, 1 का 2 होता था 100% एसोसिएशन के साथ, तो अल्फ़ा 100% 1 मानने के बाद आई फैक्टर 2 आता था, बट 75% होगा तो 1.75, तो ये फॉर्मूला है। अब आई कितना आ जाएगा 1 प्लस ये मिला है x माइनस 1 इंटू अल्फ़ा, और अल्फ़ा दिया है 0.75, आई दिया है आपको 4, तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.75 x माइनस 0.75, सो 3 इज इक्वल टू 3.75 इज इक्वल टू 0.75 इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 375 डिवाइडेड बाई 75, तो 15, और ये कितना आएगा 7 5, 75 इंटू 5 और 15 इंटू 5, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5, बी ऑप्शन आ जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप सिंपल कोऑर्डिनेशन नंबर मान लो, आप टोटल उसमें चार्ज देख लो, जितना भी नेगेटिव में आए, जैसे -4 आता है तो 4 वैलेंसी है और इसकी वैलेंसी कितनी है 2, इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे करो, कॉम्प्लेक्स बन गया। उस कॉम्प्लेक्स को K4 एफिशिएंट 6 जैसा तोड़ दो, 1 के 5 होते हैं, 1 के 5 होते हैं तो 1 + 4 अल्फ़ा था, 1 के 6 हुए थे तो 1 + 5 अल्फ़ा, 1 के 2 होते थे तो 1 + अल्फ़ा, 1 के 3 होते थे तो 1 + 2 अल्फ़ा, उस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन, in the following aqueous solution A, 1 molar sucrose, 1 molar potassium ferricyanide and 1 molar, तो क्या क्या दिया है 1 मोलर सुक्रोज, सुक्रोज का तो बेटा आई होता है 1, ठीक है। बी 1 मोलर पोटेशियम फेरिसाइनाइड K3 एफिशिएंट 6, तो इसमें देखो 1 के 4 हैं तो इसका आई फैक्टर आएगा 4। सी ऑप्शन दिया है 1 मोलर K2SO4, इसका आई 3 आएगा, 1 के 3 हो रहे हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, अब देखो मोलालिटी इनटू आई, मोलालिटी तो सबका सेम है, तो ये अपन को मालूम है कि आई अगर बढ़ा तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब RLVP बढ़ेगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो अब सबसे ज़्यादा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसकी होगी,
इसकी, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा कम हो जाएगा। पूछा क्या है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो आ जाएगा ए ऑप्शन में। देखो आई अगर बढ़ा था, अगर अगर एन एम और मोलरिटी अगर सेम है तो सीधा सीधा आप कर सकते हो, आई अगर बढ़ा तो डेल्टा टी वी बढ़ा, डेल्टा टी एफ बढ़ा, आर एल वी पी बढ़ा, पाई बढ़ा, करेक्ट। इसका मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ा, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज़्यादा, इसका मतलब वेपर प्रेशर कम। तो ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। When only a little quantity of HgCl2 solid is added to excess of Ki, when only a little quantity of HgCl2 solid is added to excess of Ki to obtain a clear solution, which of the following is true for this solution? No volume change on mixing. दोनों को जब मिक्स किया तो वॉल्यूम चेंज वगैरह कुछ नहीं हुआ। रिएक्शन दी है 4 Ki aqueous HgCl2 solid is forming K2HgI4 aqueous plus 2 KCl aqueous। अब आपको बताना है कि इसमें आंसर सही कौन सा होगा। When a little quantity of HgCl2 is added to excess of Ki to obtain a clear solution, which of the following is true for this solution? ये जो solution बना है ऐड करने के बाद, उसके बारे में क्या है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट रिमेन सेम, ये तो गलत है। ये गलत क्यों है, ये पक्का गलत है, क्योंकि आपने HgCl2 ऐड किया है जो सॉलिड था, आपने HgCl2 ऐड किया सॉलिड था Ki में, Ki पहले बहुत सारा था, Ki जितना भी होगा उसका आई फैक्टर पहले 2 था। अब जो Ki है, Ki को कंज्यूम कर लिया किसने, HgCl2 ने। और आप अगर देखोगे तो एक HgCl2 का मोल, एक HgCl2 का मोल क्या कर रहा है, जो 4 मोल थे, यहाँ अगर आप देखो इसके आने से क्या हुआ, जो ये 4 मोल थे वो कितने मोल में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे कितने मोल मिलेंगे आपको, 2K प्लस HgI4 2 माइनस, तो पार्टिकल एक के कितने हो गए, 3, और यहाँ पे कितने हैं, देखो 4 Ki थे, 4 Ki थे तो टोटल पार्टिकल 8 थे शुरू में, एक Ki में 2 पार्टिकल, तो 4 Ki में 8 पार्टिकल। तो अब अगर 8 पार्टिकल थे, आप देखना जरा ध्यान से, ठीक है, ये 8 पार्टिकल थे। अब ये 50 मोलर हो, जितना भी हो, अगर Ki है तो आई फैक्टर 2 है, और अगर 4 मोल है तो टोटल पार्टिकल उस सॉल्यूशन में 8 हो गए, ठीक है। थोड़ा सा HgCl2 ऐड कर दिया, ये ऐड करने पे क्या हुआ, ये 2K प्लस HgI4 2 माइनस में ब्रेक हुआ, ये 1 का 3 हुआ, ठीक है, और ये 2 मोल बना। इस 2 मोल में 4 पार्टिकल हैं और इसमें 3 है, टोटल 8 पार्टिकल कन्वर्ट हो गए कितने में, 4 और 3 7 पार्टिकल में। तो ये बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। इसका मतलब डेल्टा टीवी कम, डेल्टा टीएफ कम, पाई कम, आरएलवीपी कम। तो ये तो संभव ही नहीं है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर्ड, यस, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लोअर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पहले इतना था, अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इतना है, कम है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम। ये बिल्कुल सही आंसर है। इट्स वेपर प्रेशर बिकम लोअर, नो। आरएलवीपी कम हुआ, पहले आरएलवीपी ये सॉल्वेंट था, ये सॉल्यूशन था, पहले आरएलवीपी ये था, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ये था, अब आरएलवीपी ये है, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ये, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इट्स तो ये गलत है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर, नो।
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हुआ है, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ गया होगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, बेस्ट सवाल है ये असाइनमेंट का। x moles of KCl, x moles of KCl and y moles of BaCl2 are both dissolved in 1 kg water. 1 kg पानी था, x mole KCl and y moles of BaCl2, x moles of KCl and y moles of BaCl2 are both dissolved in 1 kg of water. Given that x plus y is equal to 0.1, kf is equal to, पानी का kf दिया है, what is the observed range of delta TF if the ratio of x to y is varied. अब देखो x plus y अगर 0.1 है, ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, x एक बार 0 ले सकता हूँ, ये लिमिटिंग कंडीशन हो गई, तो y क्या होगा 0.1। एक होगा x 0.1 ले लूँ तो y क्या हो जाएगा 0। इस केस में एक वैल्यू निकाल लो, एक इस केस में निकाल लो, जो होगी वो रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो y अगर 0.1 है, y अगर 0.1 है, इसका मतलब BaCl2 डाला, ठीक है। तो क्या चाहिए डेल्टा TF, डेल्टा TF क्या होता है I इंटू KF इंटू मोलालिटी, डेल्टा TF इज इक्वल टू, जब y 0.1 है इसका मतलब BaCl2 है, मतलब BaCl2 का I 3 इंटू KF 1.85 और मोलालिटी 0.1 मोल BaCl2 इन 1 kg वाटर, तो 0.1, तो ये कितना आ गया 0.3 इंटू 1.85, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 0.185, तो ये आ जाएगा 55.5, ठीक है। इस केस में ये आ गया। इस केस में क्या होगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, this is 2, KF 1.85, now this is molality 2, so this will become 2 into 0.185, तो ये आ जाएगा 0.370, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। अब कोई सी भी बीच में वैल्यू लोगे तो इसी के बीच में आंसर आएगा ना, मैंने एक्सट्रीम केस ले लिए दो। Next, FeCl3 on reaction with K4FeCN6 in aqua solution gives blue color. These are separated by a semi-permeable membrane PQ. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होता है SPN, उसमें एक खास बात होता है, उससे पेनेट्रेट सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल कर पाते हैं। ये अपन ने ऑस्मोसिस में देखा था। तो कह रहा है कि ड्यू टू ऑस्मोसिस देयर इज, अच्छा ये इसमें देना चाहिए कि अगर ये दोनों K4FeCN6 और FeCl3 अगर दोनों मिलते हैं तो बेटा एक प्रूसियन ब्लू करके एक कंपाउंड बनता है जो ब्लू कलर का होता है। सो बेसिकली जब FeCl3 K4FeCN6 के साथ मिलेगा तब ब्लू कलर बनेगा ना। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट है पानी, यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, वो भी पानी, यस और नो। यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट है यहाँ पे K4FeCN6, और यहाँ पे सॉल्यूट क्या है FeCl3। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है तो जहाँ ज़्यादा पानी होता है ज़्यादा पानी से कम पानी की तरफ जाएगा। इसका मतलब जहाँ कम कॉन्सेंट्रेटेड है कम कॉन्सेंट्रेशन से ऑस्मोसिस ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो पानी मूव करेगा क्या, FeCl3 और K4FeCN6 मूव करेंगे, नहीं, पानी जाएगा। यहाँ पे कम कॉन्सेंट्रेशन है, पानी ज़्यादा है, यहाँ का पानी यहाँ जाएगा नेट, यहाँ का पानी यहाँ जाएगा, तो पानी जाने से थोड़ी ब्लू कलर आएगा, तो इसमें ब्लू कलर तो फॉर्म नहीं होगा। और ये अपना लास्ट सवाल था। होपफुली आपको ये सब समझ आ गए होंगे और असाइनमेंट 2, 3, 4
भी मैंने आपको भेजे थे, उसके वीडियोस भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो कल का जो पेपर है उसको, अच्छा इसमें अभी एक सवाल और है, वो भी देख लेते हैं। टू बीकर्स आर कंटेनिंग 20 ml of 0.05 molar aqueous solution. Two beakers, one containing 20 ml of 0.20 ml of 0.05 molar aqueous solution of non-volatile non-electrolyte and other the same volume मतलब 20 ml 0.03 molar aqueous solution of NaCl। ठीक है, इसमें NaCl है, इसमें नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। आर प्लेस्ड साइड बाई साइड इन अ क्लोज्ड वेसल, दोनों को एक क्लोज्ड वेसल में साइड बाई साइड रख दिया। व्हाट वॉल्यूम ऑफ टू बीकर्स व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सेकंड बीकर आर रिस्पेक्टिवली। आपको वॉल्यूम बताना है, बाद में क्या होगा, बहुत आसान है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, 20 ml है, यहाँ पे भी शुरू में 20 ml है, इसका है 0.05 मोलर, इसका है 0.03 मोलर, इसमें NaCl है। ठीक है, इसमें नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब ये टूटेगा नहीं, इतना ही है, और वोलाटाइल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से है। तो अब अगर आप देखो ध्यान से, तो ये इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो है, इसमें जो सॉल्यूट है वो 0.05 के ही बराबर है। इसमें ये जो टूट रहा है, एक के दो हो रहे हैं, तो 0.06 हो जाएगा। 0.06 अगर हो जाएगा तो क्या होगा, ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया तो पानी यहाँ पे कम हो गया। जब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो पानी कम, यहाँ पे पानी ज़्यादा तो ज़्यादा पानी से कम पानी की तरफ मूवमेंट होगा, यही ऑस्मोसिस है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा इक्विलिब्रियम में वो 20 ml से कम होगा, और इसका जो वॉल्यूम होगा वो 20 ml से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन अगर अपन को मिले तो अपन टिक कर सकते हैं, ये तो गलत है, ये भी गलत है, इन दोनों में से एक ऑप्शन आएगा। इसको अपन कैसे चेक कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से। पाई 1 इज इक्वल टू IC1RT IC2RT। एक लेवल पे कब रुकेगा, जब दोनों का पाई 1 और पाई 2 क्या हो जाए, सेम। तो आप देखोगे कि उसमें क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। आप ये इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब इस तरफ से मूवमेंट और इस तरफ से मूवमेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो आप क्या करो, पाई 1 निकालो, पाई 2 निकालो, बराबर कर दो। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस कल के पेपर के लिए। थैंक यू।